क्योंकि मैं शक्ति ग्रुप से हूं और हम ही शक्ति हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शक्ति कोई आम चीज नहीं है। जब हम बीमार होते हैं तब डॉक्टर हमें कहते हैं आप अशक्त हो गए हो, तो आपको एक चीज की जरूरत है और वो चीज क्या है? शक्ति। हमने काफी सारे ऐसे ऐसे सेमिनार देखे हैं जहां पर हम पढ़ी लिखी चीजों को दिखाते हैं, बताते हैं, रट्टा लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। लोग तालियां बजाते हैं और शाम को घर पे जाके भूल जाते हैं। मैं यहाँ 15, 20 मिनट, 25 मिनट जो भी मुझे मिला है, मैं इसे इनकम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ना कि पैसे में। आपके सबके दिल में थोड़ी सी जगह पाऊं एज अ शक्ति कि ये लोग कुछ ऐसी सोच लेके आए हैं जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो सोच है, ये सोच हमारी नहीं है। ये सोच हमें देने वाले लीडर कोई और है और हम उनके नक्शे कदम पर इसीलिए चलना चाहते हैं क्योंकि हम वो सोच से प्रभावित हुए, हमें वो सोच से बड़े फायदे हुए, हमें उसी सोच से ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है उसे सॉल्व करने के थोड़े से मौके मिले। तो सबसे पहले मैं ईपीआर को साइड में रख के कुछ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और भारतीय पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। मतलब कोई भी आदमी अगर उसे कहीं पता चल जाए कि ये इंडियन है तो वो 2 मिनट सोचता है, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हथियार बनाने वाले रशियन हो, वो सारे लोग एक ही जगह पर आके झुक रहे हैं और वो है हिंदुस्तान। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों में भगवान ने कुछ ऐसे स्पार्क डाले हुए हैं तो सारे जितने भी ह्यूमंस है वो सब सुपर पावर लेके पैदा हुए। जो लोग पहचान रहे हैं उन लोगों को लोग बहुत बड़े लेवल से यहाँ से उठा के वहां लेके जा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान बड़े में। पर हमारी सोच कुछ ऐसी है एज अ शक्ति कि आपने हमें आज यहाँ बोलने का मौका दिया। सो सारे यहाँ जितने भी गेस्ट हैं उनको इसीलिए मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि अगर आप हमें एक मौका नहीं देते तो शायद हम कभी ये चीज आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। सो एक्सप्लेनेशन का शुरुआत एक एग्जांपल से करता हूँ कि ये सोच क्या है। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये खाली सोच है और ये सोच को बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी है और हम उनके फॉलोअर्स हैं जो इसे आगे बढ़ाने में उनके आशीर्वाद से मदद कर रहे हैं। सो एक दिन नंबर 9 को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने नंबर 8 के सामने देखा और उसे जोर से पीटा। अब आप सोचोगे कि नंबर 9 ने 8 को क्यों पीटा? जब 8 ने उससे सवाल किया कि तुम भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती क्या है, तो नंबर 9 बड़े रुतबे के साथ एरोगेंट लैंग्वेज में बताता है क्योंकि मैं बड़ा हूं इसीलिए तू मार खाए। तो नेचुरली हम पास ऑन एक्टिविटी में है क्योंकि हम भीड़ में खड़े रहते हैं, हम वही सोच रहे हैं जो हमें दिखाया जाता है, हमने वही किया जो हमें बताया गया। तो हमने क्या सीखा? 8 नंबर की तरह 7 नंबर को देखा और 8 नंबर ने भी 7 नंबर को बराबर पीट दिया। अब 7 नंबर ने सेम सवाल किया तो 8 नंबर ने सेम जवाब दिया। देखो कॉपी पेस्ट कितना फास्ट हो रहा है। मतलब हमने ये पढ़ा, आपको बताया और आप भूल गए क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया। 7 ने 6 के साथ किया, 6 ने 5 के साथ, 5 ने 4 के साथ, 4 ने 3 के साथ, 3 ने 2 के साथ। अब 2 के आगे 1 नंबर था जिसे हम सबसे पहला नंबर कहते हैं। अब पहला नंबर है तो उसकी कुछ तो गिनती होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो 1 नंबर ने 0 के सामने देखा तो 0 पहले से ही रो रहा है, भाई मुझे मत मारना, मैं वैसे ही 0, तुम मुझे मार के क्या कर लोगे, मेरे पास ऐसे ही कुछ नहीं होने के लिए। तो हमने पहले ही जब हार मान लिए तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तो 1 नंबर की वाणी वो थी जो आज हिंदुस्तान की है। उसने उसे उठाया और अपने बाजू में बिठाया और 9 नंबर से लेके 2 नंबर के लोगों तक ये सवाल का जवाब दिया कि हम दोनों छोटे थे आप सब लोगों से, पर अगर हम सब एक हो गए तो हम आप सबसे बड़े हो गए। बड़े होने का मतलब खाली बिजनेस करना नहीं होता। बड़े होने का मतलब एक भी होता है कि अगर मैं 0 की वैल्यू नहीं समझता तो मैं 9 को तो कभी समझ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अपने नीचे वाले को नहीं समझता तो मैं ऊपर वाले को देख के तो अपने जुबड़े वैसे ही तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं एक ऊपर की चैनल में जा रहा हूं। अब हम सबको एक दिन ऊपर ही जाना है। हम ऐसे आदमी हैं, हम ऐसे सनातन में पैदा हुए कि सोचिए लोग नरेंद्र मोदी साहब को क्यों वाह वाह करते हैं, क्योंकि वो गुजराती है।
गुजरात ने ऐसे ऐसे महावीर दिए हैं जो हम कभी कल्पना नहीं करते। सर अभी बोल के गए कि आप प्लीज वहां आइए और व्यापार कीजिए और आपको फायदा ही होगा। क्यों गुजरात को ही लोग बुला रहे हैं? आप गुजराती कहां पर भी जाए, कहीं पर भी कुछ भी करता है फ्री हैंड होके। क्यों? क्योंकि वो सब बिंदास लोग हैं। सबसे बड़े व्यापार नीति में, इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो गुजरातियों का है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, चाहे अपने अदानी साहब हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जिनकी कीमत होती नहीं, जिनकी कीमत की जाती है। सो हम आपके साथ में एक चीज ऐसे बताना चाहते हैं कि पारसी जब हिंदुस्तान में आए तब उन्होंने यहाँ के राजा को एक रिक्वेस्ट की कि हम एक ऐसी प्रजा है जो हम आपके साथ घुल मिलना चाहते हैं। तो राजा ने उनका प्रस्ताव मना कर दिया, हम आपको हमारे यहाँ नहीं रख सकते। वहां उनका एक मुखिया था, वो बड़ा ही शातिर नहीं था, समझदार, क्योंकि वो भाव पहले से झुकने का रखता था, ना कि बढ़ने का। मतलब जिस दिन आपका अभिमान मर गया आपको कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो पहले ही मर गए। तो हमें जिंदा रहने के लिए एक मौका दिया जाए अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम आपके साथ रह के क्या करना चाहते हैं। एज ए शक्ति वो पारसी है हम, जो हम आपके साथ में घुल मिलना चाहते हैं। एक गिलास दूध मंगाया गया राजा के पास और एक कटोरी शक्कर। राजा को बोला गया ये जितना भी दूध है उसमें ये कटोरी डाल दी जाए, ना ये दूध उभर के बाहर आएगा। पिला के राजा को पिला दिया और राजा ने एक ही चीज का जवाब पूछा, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया हम आपके साथ ऐसे घुले मिलेंगे, ना आपकी जगह का कोई मिस यूज होगा, ना आपको हम कहीं तकलीफ देंगे, हम हमारी मिठास आपको देंगे, इससे आपकी एनर्जी भी बढ़ाएंगे और हम आपके साथ ऐसे चलेंगे कि सदियों तक लोग हिंदुस्तान को याद करेगा पारसियों की वजह से, जिसे हम रतन टाटा जैसे एक महान बिजनेसमैन को हिंदुस्तान में जन्म दे चुके हैं। ये है शक्ति, ये है शक्ति की एक सोच जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सब शायद ऐसे सोच रहे होंगे अभी मैं आऊंगा, एक प्रेजेंटेशन दूंगा, ईपीआर के बारे में बताऊंगा, गाइडलाइन दूंगा और छोड़ दूंगा। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, जब हम बीमार होते हैं तब भी डॉक्टर के पास ये देख के जाते हैं कि हु इज द स्पेशलिस्ट, तो उसने कुछ तो किया होगा तब उसे एक स्पेशलिस्ट की डिग्री मिली होगी। यही नम भाव से हमारे एमडी मिस्टर राहुल पोद्दार जो थर्ड जनरेशन में आज हिंदुस्तान में एक ऐसी रौनक लाने की बात कर रहे हैं जिससे सब लोगों को फायदा होगा। डरते हम इसके लिए क्योंकि हम जानते नहीं, और हम जिस दिन जान जाते हैं उस दिन हमारा डर मर जाता है। तो हमें जरूरत है अवेयरनेस की, ना कि हमें डर के भागने की। मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये पूरा हॉल भरा हुआ होगा और इससे शायद बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता था, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज वाइज, कि पहले तो हम इंसान तो बन जाए उसके बाद हमें व्यापारी बनेंगे। एक व्यापारी ही कंपनी को बनाता है, एक कंपनी ने कभी व्यापारी को नहीं बनाया। एक ब्रांड बनाता है आदमी, ब्रांड कभी आदमी को नहीं बनाता। सो हमारी ये सोच है कि हम आप ऐसे घुले मिले ईपीआर सर्विसेज के लिए, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज ये मिशन में ज्वाइन होइए। सब अपना अपना थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, क्योंकि हमारे जितने भी गुरु हो गए, वो घर का कचरा हो या दिमाग का, सब बोलते थे साफ रखो। साफ रखोगे तो भगवान आएगा, भगवान आएगा तो समृद्धि आएगी, समृद्धि आएगी तो आपको कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी को पता हो कि किसी को मोक्ष मिलने वाला है तो मुझे पहले से बता दो, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। मैं जीते जी आज अगर आप मुझे दो चीज अच्छी नहीं बता सकते और जिस दिन मैं मर गया आप सोचेंगे आदमी मर गया, मेरे को उसके पास जाना चाहिए, पर मरने के बाद क्या मुझे पता चलेगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते थे? सो जिस समय आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ एज अ शक्ति, मैं इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं आज आप में घुलना मिलना चाहता हूँ, नॉट फॉर ईपीआर, फॉर होल लाइफ। शक्ति क्या करता है, कैसे करता है, ये बहुत सारे लोग वेबसाइट से भी जान सकते हैं, पर क्या वेबसाइट ये बता सकता है कि शक्ति की सोच क्या है? जैसे माननीय नरेंद्र मोदी साहब क्यों बोलने जाते हैं, ये बताने के लिए कि हमारी सोच क्या है। सो उन्होंने जब एक सोच का जन्म दिया और जब बताया कि कचरा साफ करो, तो कचरे की एक एंटीबायोटिक प्रोडक्ट जिसे हम ईपीआर कहते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने का एक ऐसा जिम्मा उठाया कि ये एनवायरनमेंट को बहुत हर्ट करता है।
तो लोगों ने सोचा कि प्लास्टिक के कंपैरिजन में कोई भी ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो आपके कॉस्ट वाइज बिजनेस में आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी उसे रिप्लेस करने का मौका दे सके। सोचने के बाद गवर्नमेंट को खुद को ऐसा लगा कि हमने कोई गलती की है, तो हमें इस गलती को सुधार करना चाहिए और हमें इसकी एंटीबायोटिक प्रोडक्ट देनी चाहिए जिसे हम ईपीआर कहेंगे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। उसमें उन्होंने जब एक चार्ट बनाया तो 3 टाइप के ऐसी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया जो सबसे पहले मुखिया बन के ये रिस्पांसिबिलिटी ले सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में कुछ भी बाहर से लाएंगे तो आप इंपोर्टर कहलाएंगे। सो सबसे पहली कैटेगरी उन्होंने बताई कि आप इंपोर्टर कैटेगरी सबसे पहली लायबिलिटी में फॉल होगी अगर आप मशीन मंगाए या कोई भी चाय का रॉ मटेरियल मंगाए, कुछ भी मंगाए, उसका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो लायबिलिटी अगर प्लास्टिक की होगी तो जरूर आएगी। सेकंड कैटेगरी जो उन्होंने आइडेंटिफाई की, प्रोड्यूसर, वैसे ही शब्द में लिख दिया है उन्होंने, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। सो जब रिस्पांसिबिलिटी प्रोड्यूसर की है वो जरिए में है कि घर का एक मुखिया अगर मान लो बच्चे बेकार है और काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी खाली मुखिया लेगा, जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, हु इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर वो पैकेजिंग मटेरियल बना रहा है सो वो लायबिलिटी में फॉल होगा अगेन, और वो रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए पहले से तैयार होगा। अभी काफी सारे लोग इससे भाग रहे हैं, वो बात अलग है। जब अपनी रिस्पांसिबिलिटी से कह आ जाएगा तब वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और कोई भी आदमी जबरदस्ती से नहीं आना चाहिए, अपने मन से आना चाहिए कि अल्टीमेटली हमें कचरा साफ करना है, चाहे खुद का हो चाहे दूसरे का हो। साफ करने से सब माफ करेंगे, कोई और नहीं करेगा। थर्ड कैटेगरी उन्होंने आइडेंटिफाई की जो प्रोड्यूसर के नीचे की है, जिसे हम ब्रांड ऑनर कहते हैं, जो अपने पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर अपना नाम लगाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में डोमेस्टिक मार्केट में ये प्रोडक्ट बेचते हैं। सो वो ब्रांड ऑनर कैटेगरी में उन्होंने 2 टाइप की कैटेगरी आइडेंटिफाई की। उसमें फर्स्ट कैटेगरी है एसएमई, स्मॉल एंड माइक्रो। स्मॉल एंड माइक्रो आपके उद्यम आधार के हिसाब से आइडेंटिफाई होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उद्यम आधार में लिख के देता है कैटेगरी वाइज ABC। तो ये जो ABC है उसमें अगर आप एसएमई में फॉल कर रहे हो सो ऑल एसएमई पीपल्स, ब्रांड ऑनर सब एक्सेप्टेड है, उनको ये रिस्पांसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। उनका मुखिया जो प्रोड्यूसर है वो ये रिस्पांसिबिलिटी लेगा और ये उसे फुलफिल करेगा। अब दूसरी बार में जो है वो है MSME, मीडियम एंड लार्ज स्केल। सो मीडियम एंड लार्ज स्केल जो है वो स्केल की रिस्पांसिबिलिटी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वो सबसे बड़ा बिजनेस करने वाले इंडिया के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और उन्हीं लोगों ने ये प्लास्टिक का सबसे ज्यादा कंजम्पशन किया, डोमेस्टिक मार्केट में इसे पुटअप किया और इसे उठाने का जिम्मा लिया। इसीलिए निफ्टी 50, सेंसेक्स 100, टॉप 500 कंपनीज ऑफ मिड कैप सारे लोग अपने आप रजिस्टर्ड होने के लिए आए, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझे और आके इसमें हाथ बटाना चालू किया। सो ये 3 टाइप की कैटेगरी जब ये फ्रेमवर्क हो रहा था तब इन्होंने आइडेंटिफाई किया। अब इसमें इन्होंने 4 टाइप की प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई की। सो सबसे पहली प्रोडक्ट बनाई इन्होंने रिजिड, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में जाड़ा प्लास्टिक कहते हैं, मोटा प्लास्टिक कहते हैं, जो पैकेजिंग के लिए यूज होता है, जिसमें पैड है, HDPE है। अगर आप ऐसी कोई भी पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हो और अगर वो एज अ मतलब बेचने के लिए पैकेजिंग में यूज हो रहा है, मतलब पानी की बोतल अगर मैं बना रहा हूँ और घर में यूज हो रहा है तो लायबिलिटी में फॉल नहीं होता है। वो फॉल वही होता है जहां मैंने उसका बिजनेस व्यापार किया, फूड एंड बेवरेजेस, स्नैक्स हो गया, व्हाटएवर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, जिसमें मैंने ड्रम लिया, ड्रम में अंदर मैंने केमिकल डाला और मैंने बेचा, तो वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं उसे साफ करूंगा। जबकि आपको कभी भी कहीं पर भी HDPE और पेट जो बॉटल्स है, हम मानते हैं पैसा ही सब कुछ है, आपने सबसे ज्यादा रेयर पिकर्स देखे होंगे जो जमीन पे से अपना गुजरान करते हैं कचरा उठा के, जिसे हम सोना कहते हैं। प्लास्टिक कोई मामूली चीज नहीं है, इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब ये पूरा फ्रेमवर्क लेके आए हैं। सो सेकंड प्रोडक्ट उन्होंने बताई फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रीज। सो फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रीज के अंदर एक प्लास्टिक जिसमें PVC हो, PP हो, LD हो, HM हो, व्हाटएवर इट इज, अगर वो प्रोडक्ट खाली प्लास्टिक से बनी हुई है तो वो फ्लेक्सिबल कैटेगरी में फॉल होगी, जिसे हम कैटेगरी 2 कहते हैं। थर्ड कैटेगरी इज मल्टीलेयर प्लास्टिक, MLP। सो मल्टीलेयर प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक लेयर प्लास्टिक की हो और एक लेयर अदर प्रोडक्ट की हो, जैसे पेपर हो गया, फॉइल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो बिल्कुल भी रिसाइकलेबल नहीं है। सो रिसाइकलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट ने एज पर दैट एक गाइडलाइन दी
कि आपको ये डिस्पोज ऑफ कहाँ करना है और कौन लोग हैं जो ये एज अ डिस्पोज आपको ले पाएंगे और सर्टिफिकेशन दे पाएंगे, बिकॉज ये कंप्लायंस एक्टिविटी है एक्चुअल एक्टिविटी के साथ में। सो उन्होंने 3 इंडस्ट्रीज का सुझाव दिया। सबसे पहले इंडस्ट्रीज है सीमेंट कंपनीज, क्योंकि वो को प्रोसेसर्स है, वो इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं अपनी भट्टी में हीट के लिए। सो अल्टीमेटली उसका डेड एंड वही जाके हो जाता है। सेकेंड कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में देखा जाए तो मोदी साहब का दिमाग मानना चाहिए। उन्होंने कचरे में से भी लाइफ कैसे बढ़ाई जाए उसके ऊपर वर्किंग किया और गडकरी साहब ने इसको प्रूव किया। आप कभी नागपुर जाएंगे, नागपुर वाले रोड पर, तो आप फरारी मर्सिडीज कुछ भी लेके जाइए, आपको उसके जैसा रोड कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा रोड जो बना हुआ है वो बॉटम से लेके मिडिल फ्लोर नहीं और टॉप फ्लोर सब प्लास्टिक फिनिशिंग से बना हुआ है। तो प्लास्टिक का एमएलपी का डेड एंड कहां हो रहा है? एक ऐसी जगह पर जिससे रोड की लाइफ भी बढ़ रही है, बारिश में खराब भी नहीं हो रहा है, स्ट्रेंथ भी हो रही है और लोगों को मजा भी आ रहा है। सो हंसते हंसते सारे सीख भी गए। तो गडकरी साहब ने इसे प्रूव किया और एक नया एग्जांपल दुनिया के सामने सेट किया कि हम ये भी कर सकते हैं। थर्ड इंडस्ट्रीज उन्होंने सुझाव दिया, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है प्लास्टिक, सो उन्होंने कहा आप ये कोई भी एनर्जी प्लांट को सबमिट कर सकते हैं, दे सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो इसमें से कन्वर्ट करके एक एनर्जी डेवलपमेंट होता है, को प्रोसेस होता है, हीट होता है और ये जीरो हो जाता है। सो ये ऐसी टाइप की 3 इंडस्ट्रीज का सुझाव दिया गया। अब चौथी प्रोडक्ट जो है वो कंपोस्टेबल ऐसी ही है, जिसका सेम एमएलपी की तरह यूज होता है, मतलब डेड एंड होता है और खत्म होता है। तो ये 4 कैटेगरी उन्होंने सुझाव दी। ये 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो एमएसएमई प्रोड्यूसर या इंपोर्टर होके, तो आप ये लायबिलिटी में फॉल होगे और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद उठे, खुद रजिस्टर्ड हो और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करें। अब इसमें आपको 3 टाइप की और छूट भी दी गई है, खाली एक कैटेगरी के लिए। वो कैटेगरी है प्रोड्यूसर। जैसे मैंने इंपोर्ट किया और मेरी लायबिलिटी चालू हो गई, वैसे जैसे ही मैंने इसे एक्सपोर्ट किया तो वो मेरी लायबिलिटी में से डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो मेरी लायबिलिटी में नहीं आएगा, क्योंकि अगेन जैसे मैं बाहर से कचरा ले आया, मैंने यहाँ से बाहर कचरा दे दिया। और वर्ल्ड की 19 कंट्रीज जो आज G20 में मोदी साहब जहां वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, वहां की 19 कंट्रीज 2009 से ईपीआर एप्लीकेबल कर चुकी है, इसके नॉर्म्स फॉलो करती है। इसीलिए शायद हम अब्रॉड घूमने जाते हैं, क्योंकि वो हमें नीट एंड क्लीन दिखते हैं। इसीलिए नीट एंड क्लीन दिखते हैं बिकॉज हर आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि मैं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई इंडस्ट्रीज तो ऐसी भी है, कोई कंट्री ऐसी भी है जो 1992 से इतने अवेयरनेस में है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग पे आज सोचना चाहिए। जैसे बच्चा आज पैदा हुआ और हम उसका एजुकेशन का ध्यान करते हैं, वैसे सेम वे में उन्होंने तब से ध्यान लगाया हुआ है कि हमारे यहाँ ये कचरा नहीं होना चाहिए। भले हमारे लिए लोग कम है, पर हमारे यहाँ ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम कोई बड़े बीमारी के शिकार बन जाए प्लास्टिक की वजह से। सो ये 2 प्रोडक्ट है। थर्ड प्रोडक्ट उन्होंने दिए है एमएसएमई। एमएसएमई के जितने भी रजिस्टर्ड लोग कंपनीज आपके प्रोड्यूसर कैटेगरी में होगी, और आप किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी को अगर मटेरियल बेच रहे हो और वो रजिस्टर्ड है, तो सीपीसीबी के पोर्टल पर आपको ऑनलाइन सेट ऑफ दिया जाएगा, जहां आपको ऑटोमेटिकली वर्किंग टोटल करेगा, आपका कैलकुलेशन करेगा और आपको एग्जैक्ट एक अमाउंट का सेट ऑफ देगा, वो भी राइटिंग में कि आपने इन्हें 100 टन बेचा है तो ये 100 टन आपकी लायबिलिटी में से हट जाता है, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी वो ले रहा है। सो कोई भी एक आदमी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। थर्ड इंडस्ट्रीज जो इसमें दी गई है, जहां आपको डिडक्शन मिलेगा, वो इंडस्ट्रीज है इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारे यहाँ आता हुआ प्रोसेस के टाइम पे बंगाल, स्क्रैप या प्री कंज्यूमर, व्हाटएवर यू कैन से। सो वो जो इंडस्ट्रीज है, अगर हम पीडब्ल्यूपी प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर लाइक अस और लाइक मेनी पीपल्स आर देयर, आप अगर उन्हें अपना मटेरियल एज अ स्क्रैप दे रहे हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी में से हट जाएगा। वो आपको उसके लिए पे भी करेगा और आपको सर्टिफाइड करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जीरो करेगा जितनी आपने उनको मटेरियल सप्लाई की। अब ये सारी मोटी फ्रेमवर्क है और इसी फ्रेमवर्क के बेसिस पर ईपीआर बनाया गया। इसमें काफी सारे सेगमेंट है जहाँ 160-180 पेज के बड़े नोटिफिकेशंस आते हैं, बड़ी चीजें समझाई जाती है। मैंने ट्राई किया कि आपको ये आसान भाषा में मैं समझा सकूं, आपके दिमाग में उतार सकूं और इसको इजीली आगे प्रोसीड करा सकूं। तो मेरा एक प्रयत्न है आपके साथ, और शायद एक वक्ता की कीमत श्रोता के बगैर कभी नहीं मिलती। जैसे आज मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हो,
पर मुझे तब तक वो चीज का आनंद नहीं होगा, क्योंकि मेरा नाम आनंद है, जब तक आप लोग खुद इसको एक संकल्प के तौर पर नहीं कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हम बार बार एक ही सेमिनार कर रहे हैं, बार बार एक ही सेमिनार कर रहे हैं। आज तक ऐसा दिन क्यों नहीं आता कि हम सेमिनार उसके ऊपर ना करें, हम सेमिनार उसके ऊपर करें कि व्हाट वी हैव अचीव्ड, हमने क्या किया। जैसे कोविड में एक एग्जांपल दिया गया कि हमने कितने लोगों को इंजेक्शन लगाया। अरे भैया, ये भी कोई बताने की बात है कि हमने कितने लोगों को इंजेक्शन लगाया? पर सोचिए, एक हिंदुस्तानी दिमाग कैसा होता है। एक हिंदुस्तानी दिमाग ऐसा होता है कि जब भारत गुलामी में था, आज से 100-200 साल पहले, तब अंग्रेज समझ रहे थे हम गुलाम हैं। शायद हम में से भी बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हम गुलाम हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो हिंदुस्तान की भूमि से क्या सीखा, क्योंकि मैं यही गुजरात का बेटा हूँ जिसपे मेरा गर्व है, और मैं गर्वी गुजरात का पार्ट हूँ। मैं भले बॉम्बे में रहता हूँ, फिर भी मैं यहाँ आता हूँ, क्योंकि मुझे यही वो सुकून मिलता है, यही से वो सोच मिलती है, और वो सोच से मैं आगे जाता हूँ। तो वो सोच कुछ ऐसी थी कि जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, तो अंग्रेजों को लग रहा था वो हम पे राज कर रहे थे। आज की कोई चीज अगर आप देख सको तो देख लो, हमारे यहाँ ओशो हुए, हमारे यहाँ इस्कॉन हुआ, हमारे यहाँ स्वामीनारायण पंथ हुआ। आज वर्ल्ड के सारी कंट्रियों के अंदर हिंदुस्तानियों के मंदिर है, उनके चर्च कम और लोग भक्त ज्यादा बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आज वो हमें पहचान रहे हैं। तो मानो अगर वो हम पे वो गुलामी का एक मुकुटा नहीं पहनते, तो क्या शायद ये समझ सकते थे? हमारे यहाँ एक बहुत जबरदस्त संत हुए जिनको हम ओशो रजनीश कहते हैं। शायद बहुत सारे लोग तो उनको खतरनाक वेपन भी कहते हैं, क्योंकि उनकी जबान इतनी गंदी थी, क्योंकि वो सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। और सच जो सुन सकता है वो आदमी हमेशा कह सकता है, कभी नहीं मर सकता। एक टाइम अगर किसी को पता हो तो बता दो, सब कंट्रियों ने उन्हें बैंड किया था। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी साहब को बैंड किया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें वही डर लगा था रजनीशपुरम यहाँ एक और ना बन जाए। पर आखिर में होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी ऐसे ही हार नहीं मानते। हम जब घुसते हैं तब पूरी तरह से घुसते हैं, और हम झुक के घुसते हैं, क्योंकि हमारी ये सभ्यता है और हम ये सभ्यता के साथ काम करना चाहते हैं। और यही सभ्यता हमको सिखाई गई है शक्ति प्लास्टिक में। आपको एक बात बताओ, शक्ति प्लास्टिक की थोड़ी अंदर की बात है जो शायद सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगी। आपने आज तक कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट देखा जहां हर मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ होता हो और सारे एम्प्लॉय जाके बैठ के वहां राम नाम की धुन करते हो? कभी नहीं देखा होगा। ये 54 साल से वो आदमी कर रहा है, और हम वही चीज से इंस्पायर होकर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, जैसे महाचैतन्य प्रभु के पीछे लोग भागते थे हरे कृष्णा करके। सो ये एक सोच है, और ये सोच मैं आपके अंदर डालना नहीं चाहता। मैं ये सोच आपको बताना चाहता हूं, इसकी समझ तो आप में है, मैं आपको कभी नहीं समझा सकता। हर आदमी का मन राजा है, और जब तक मन का मन है वो कभी गुलामी नहीं कर सकता। जब तक आप गुलामी नहीं करोगे कभी नहीं जीत पाओगे। ये भी एक देख लेना, क्योंकि हमने जब तक शून्य को नहीं समझा, शून्य का सर्जन भारत ने किया है, कोई और देश ने नहीं किया है। शून्य का सर्जन में कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है, फिर भी उसकी महानता सबसे ज्यादा है। तो कई बार हम बहुत कुछ करते हैं और हम कुछ नहीं पाते, पर कई बार हम कुछ नहीं करते ना, हम बहुत कुछ पाते। सो आई बिलीव हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली अपने आप को समझना है ईपीआर के लिए। और ईपीआर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ईपीआर एक जिम्मेदारी नहीं है। ईपीआर एक समझ है कि हमें एक फ्रेमवर्क में उसे नहीं डालना है, हमें उसे एक सोच में डालना है, समझ में डालना है। जैसे हम पास ऑन एक्टिविटी कहते हैं कि भाई कोई दो अच्छे आदमी मिल जाए, मैंने तेरा भला किया तो किसी दो और का भला कर देना। तो ये रेफरेंस चैनल कैसे चालू होगी? जब 2 आदमी जगेंगे, 4 जगेंगे, 5 जगेंगे, 6 जगेंगे। 7 साल से गवर्नमेंट मेहनत कर रही है ये बात के लिए कि ईपीआर में लोग आए और अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ढांचे में डाले। सब लोग भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों। 7 साल के बाद भी गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं है। और 7 साल में 7% नहीं हुआ है। यस सर, 8 साल में 7% ईपीआर नहीं हुआ। और आज ये सेमिनार उसका सबसे बड़ा गवाह देगा, क्योंकि हम आज भी इसके ऊपर सेमिनार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम सेमिनार? हमें सेमिनार नहीं करने चाहिए, हमें वो करना चाहिए कि हर आदमी झाड़ू लेके उठ जाए, जैसे गांधी बाबू लकड़ी लेके उठे और सब अंग्रेजों को भगा दिया। तो क्या हम वो एक छोटे से कचरे को नहीं भगा सकते दिमाग से? क्योंकि जब तक दिमाग शुद्ध नहीं होगा, लोग गंगा में नहा रहे ये सोच के कि हम जाएंगे हमारे पाप सब कर्म चले जाएंगे। भैया आपको एक चीज बात बता दूं, गंगा आपके शरीर के पाप धोएगी, मन का पाप नहीं धो सकती। उसके पास वो एक्सेस नहीं है। वो एक्सेस के लिए भगवान ने आपको वो पावर दिया है। आप सब लोगों के पास 7 चक्र है, सब ह्यूमन पावर है। कितने लोग पहचानते हैं? मैं आपको यहाँ जगाने नहीं आया हूँ,
मैं यहाँ आपको एक चीज बताने आया हूँ, एक सोच बताने आया हूँ जो मुझे मेरे एमडी श्रीमान राहुल पोद्दार साहब ने बताई, उनको श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने समझाई। अब सोचिए, ये चैनल वहीं से चालू हुई है और आज मैं आपको समझाने की और सोचने की थोड़ी सी कोशिश की। सो अगर मेरे मन वचन कर्म से अगर कुछ भी गलत हो गया हो और कोई भी थोड़ा सा भी बोर हो गया हो तो मुझे क्षमा करना, माफ करना। और आज मेरे लिए अगर कुछ कर सकते हो, अगर मैंने 15-20 मिनट की एनर्जी इन्वेस्ट की है, बिकॉज सबसे ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट तब होती है जब आप इसे बाहर बैठते हो, तो मैं चाहता हूं आपके मुंह में से खाली मैं एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। अगर आप मुझे 3 बार वो जवाब दे दे तो मैं मानूंगा कि ये सेमिनार आज के बाद शायद थोड़ा कम लेवल में होगा। तो मैं आज आपसे क्या एक संकल्प का एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं कि आज के बाद हम इसके अवेयरनेस के प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम खुद एक प्रोग्राम बनेंगे और लोगों को इसका अवेयरनेस खुद देंगे। तो क्योंकि हम आप लोगों के साथ घूम सके, हम आप लोगों को समझा सके, आपके घर आ सके, आपको बता सके और आपके लिए कुछ आगे बढ़ सके। तो अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री बनना चाहते हैं तो आज मुझे एक संकल्प का जवाब दीजिए कि क्या हम ये कचरे को साफ करने के लिए तैयार है? मुझे कोई हाँ है। मैं एक बार और पूछ रहा हूं, क्या हम ये कचरे को दिमाग, दिल और जमीन से साफ करने के लिए तैयार है? हाँ है। अगर हम तैयार है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और ये प्रूव हमारे पूर्वज भी कर चुके हैं, ये प्रूव हमारे सनातनी भी कर चुके हैं और ये प्रूव आज जीएसपीएम में भी कर चुका है। क्योंकि ये प्रोग्राम का इंटेंस उनका यही है कि लोग जगे, ना कि जाके घर पे जाके सो जाए। ये जगाने के लिए प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्राम के लिए जगाए नहीं जा रहे, उल्टी चीजें हो रही है। सो ये चीज प्लीज सीधी हो और कुछ आगे ऐसा महान कार्य हो जो हमारे इंजन के बन के बैठे हुए और हम सब डब्बे उनके हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी साहब के स्वच्छ भारत अभियान में जुड़े, तो कल कभी गंगा के लिए कोई बजट नहीं देना पड़ेगा, कोई गंगा को साफ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गंगा आपको साफ कर रही है, आप उसे कैसे साफ कर सकते हो? सो ये लॉजिक को चेंज किया जाए और प्लीज ईपीआर की सोच को बदला जाए और हमें आपको सबको एक सपोर्ट का एक संकल्प दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। हम कचरा को साफ करने के लिए हम तैयार है, भारत को क्लीन करने के लिए तैयार है, मगर क्लीन करने की जो सिस्टम बताई है उस सिस्टम का हम ऑप्शन दिखाते हैं कि ये ऑप्शन ये है कि स्मॉल एंड माइक्रो कैन नॉट डू दिस सफाई because they have a limited manpower, they have a limited resources, there are so many limitations of money also, so it can be implemented by powerful people, corporate people, brand owner people or big people. So we have shown the government that this is the system, we are ready to clean the India, we are with you, we are not against of EPR is to be done, तो करना ही चाहिए। भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा है, तो मैं कहता हूं कि स्मॉल एंड माइक्रो को इसमें से निकाल दो, जो कैपेबल लोग हैं, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास कैपेसिटी है, फैसिलिटी है, उनके थ्रू ईपीआर करो। ये चीज का हमारा कैंपेन चल रहा है, ये हो जाएगा होपफुली। है अभी भाई साहब ने बताया कि प्रोड्यूसर, कैन यू शो मी द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर? एनीबॉडी कैन टेल मी प्लीज, हु इज द प्रोड्यूसर, हु इज द मैन्युफैक्चरर? इफ यू आर कीपिंग आउट, आप लोग मैन्युफैक्चरर को आउट रखते हो, रॉ मटेरियल को आउट रखते हो, वो मैन्युफैक्चरर है ना, इसीलिए। तो प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर कौन है? ही इज आल्सो ए रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर, ही इज मेकिंग फिल्म फॉर मेकिंग द बैग्स, तो बैग्स के लिए वो मैन्युफैक्चर करता है रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल को आपने बाहर निकाला है तो इसी प्रोड्यूसर को मैन्युफैक्चरर समझ के बाहर निकालो। और 95% of plastic industry is in micro, not in small. 95% plastic industry in India is in micro, not a small. Small is only 5 or 7%. ये हमारी कैंपेन अभी चलती है, मगर अच्छा रिजल्ट आएगा ऐसा हमें उम्मीद है। थैंक यू। ये सर कुछ कहना चाहते थे? पिछले 2 साल से मैं तापमा का सेक्रेटरी हूँ और हर महीने ईपीआर पर हर महीने एक सेमिनार अटेंड करता हूँ, मैं भी बोलता हूँ। लेकिन जिस तरह से आनंद जी ने आज बताया, मोटिवेशनल मैसेज दिया है और जिस दिमाग में बिठाने के लिए
जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, आज तक कोई भी स्पीकर इस तरह का मोटिवेशनल मैसेज नहीं दिया है। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, यू आर राइट। आनंद जी ने बताया, मैन्युफैक्चर सेक्रेटरी ने अप्रूव किया है, इसलिए रिजल्ट आएगा। आनंद जी ने बताया कि आप लोग झाड़ू उठाओ। जीएसपी ने जब ईपीआर नहीं आया, इससे पहले से रथ यात्रा का जो पूरा रूट था, इसलिए पूरा रथ यात्रा के पीछे पीछे पूरा कचरा लिया है। अंबाजी पद यात्रा अहमदाबाद से लेकर अंबाजी तक पूरे रास्ते का पूरा कचरा जीएसपी ने उठाया है। हाँ, हमने बात किया है। तो अनिकेत जी है मेरे साथ, जो टेक्निकल के मास्टर है, स्टूडेंट गाड़ी कोई मास्टर नहीं है।